केपलर्स लॉ आपने तीनों पढ़ लिए हैं। पहला नियम है कक्षाओं का नियम, लॉ ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। दूसरा नियम था क्षेत्रफलीय वेग का नियम, और तीसरा नियम था परिक्रमण काल का नियम, ठीक है। अब केपलर के जो लॉ थे, इससे न्यूटन ने क्या कंक्लूजन निकाले वो आप पढ़ो, ठीक है। यानी कि केपलर के नियमों से न्यूटन के निष्कर्ष, न्यूटन ने क्या निष्कर्ष निकाले, और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम भी यहीं से निकला हुआ, ठीक है। जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो गुरुत्वाकर्षण, उसका लॉ भी यहीं से निकला हुआ है। तो हमारा आज टॉपिक है केपलर के नियमों से न्यूटन के निष्कर्ष, न्यूटन के निष्कर्ष, यानी कि जो केपलर के 3 नियम आपने पढ़े थे, उन तीनों नियमों से न्यूटन ने क्या निष्कर्ष निकाले वो आप पढ़ो, ठीक है। तो केपलर का जो नियम है, आप पहला नियम कक्षाओं का नियम, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमता है, जिसके फोकस पर क्या होता है, सूर्य होता है, ठीक है। दूसरा नियम था दूसरा नियम क्षेत्रफलीय वेग का नियम था, ठीक है। तीसरा नियम परिक्रमण काल का नियम, ठीक। तो आपने ये पढ़ा कि क्षेत्रफलीय वेग का नियम क्या था, क्षेत्रफल क्या रहता है, हमेशा नियत रहता है, कोणीय संवेग संरक्षण की तुल्यता। सेकेंड लॉ जो है, एक चीज और बताना है आपको, सेकेंड जो दूसरा नियम है वो आपका कोणीय संवेग संरक्षण के नियम के तुल्य है, ठीक है। दूसरे नियम को हम बोल सकते हैं। तो आपने जो सर्कुलर मोशन है ना, उस चैप्टर में पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी पॉइंट सेंटर के केंद्र के चारों ओर अगर कोई ऑब्जेक्ट घूमता है तो उसमें एक अभिकेंद्र बल लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो ये सारा हम सोलर सिस्टम में कर रहे हैं। तो सन उसके सेंटर पे है ना, सन सेंटर पे है, उसके चारों ओर सारे प्लेनेट क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो उसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा, है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि इसको हिंदी में हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल F इक्वल्स टू होता है, कितना लगेगा, F इक्वल्स टू mv²/r। ये आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी सेंटर के चारों ओर किसी रेडियस पे अगर घूम रहा है, ठीक है, तो उस पे एक अभिकेंद्र बल लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, जिसका मान कितना होता है, F इक्वल्स टू mv²/r, ठीक है। जहाँ m क्या है, जो m है वो प्लेनेट का हम मास मान सकते हैं, v मान सकते हैं प्लेनेट का वेलोसिटी, है ना, और r उसकी सन से डिस्टेंस, यानी कि हम उसको रेडियस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका mv²/r क्या हो गया, अभिकेंद्र बल, ठीक है। अब ये अभिकेंद्र बल हो गया, तो अब हम वेग निकालते हैं। वेग बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा वेग, जो ग्रह का वेग हो जाएगा, वेग हो जाएगा ग्रह द्वारा एक चक्कर में चली गई, एक चक्कर में चली गई दूरी बट्टे परिक्रमण का। वेग बराबर दूरी बट्टे समय होता है ना, हम उस ग्रह का वेग निकाल रहे हैं, यानी कि दूरी कितनी हो गई, ऐसे घूम रहा है तो एक चक्कर में चली गई दूरी हम निकालेंगे, है ना। और परिक्रमण काल यानी कि समय, 4 बराबर दूरी बट्टे समय होता है, या वेग बराबर ऐसे दूरी बट्टे समय होता है ना। तो एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, उस सर्कल द्वारा बनाया गया सर्कमफ्रेंस, यानी कि 2πr, कितना हो जाएगा, 2πr/t। तो v इक्वल टू कितना आ गया, ये इक्वेशन आप 1 बना लेते हैं, ये इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं, तो v इक्वल टू 2πr/t आ गया। तो ये v की वैल्यू 1 में रख देते हैं, वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दें, कितना आएगा ये, f इक्वल टू m/r आप मान लेते हैं, v² यानी कि 2πr/t का स्क्वायर। अब इसको होल स्क्वायर बोलते हैं, तो f इक्वल टू आ जाएगा m × 4 π²r²/t²। ये r से r कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये r से r कैंसिल हो गया, तो f इक्वल टू आ गया 4 π²m/r/t²। अब ये t² इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, t² प्रोपोर्शनल टू a³ या r³ था ना। परिक्रमण काल का नियम जो आपका थर्ड लॉ था, क्या था, t² प्रोपोर्शनल टू kr³ या प्रोपोर्शनल टू r³ था ना, ठीक है। तो t² की जगह हम
त्रिज्या, ठीक है, आर भी मान सकते हैं, तो आर क्यूब यही था ना, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब भी कह सकते हैं, ठीक है, टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब आ गया, ठीक है। अब ये टी स्क्वायर के जगह हम यहाँ लिख देते हैं के आर क्यूब, तो एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम आर अपॉन के आर क्यूब, ठीक है। तो ये आर से आर कैंसिल हो गया, तो एफ इक्वल टू कितना आ गया 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन के आर। इसको हम लिख सकते हैं एफ प्रोपोर्शनल टू एम अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 4 हमारा क्या है कांस्टेंट है, पाई भी हमारा कांस्टेंट है और k तो हमारा कांस्टेंट है, तभी तो हमने कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया था, है ना, कि k की वैल्यू बड़ी बड़ी सी थी, है कि नहीं, जो थर्ड लॉ में आपने पढ़ा था k की वैल्यू बड़ी बड़ी, k को उसको शॉर्ट फॉर्म में हम k भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो f प्रोपोर्शनल टू m अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा न्यूटन के नियम ने इससे कंक्लूजन निकाले। पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, पहला तो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था कि सारे के सारे जो ग्रह हैं एक सर्कुलर मोशन में जो घूमते हैं, है ना, उनकी दिशा सदैव कहाँ रहती है, सन की ओर रहती है, यानी कि उन पर एक क्या लगता है, अभिकेंद्र बल लगता है। ये पहला कंक्लूजन हो गया। दूसरा कंक्लूजन ये है कि जो बल है, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो आपका प्लेनेट है उसके मास के प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा कंक्लूजन ये निकाला। तीसरा ये निकाला कि कोई भी जो बल है ग्रह द्वारा सूर्य पर लगाया जो बल है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो सन से प्लेनेट तक की डिस्टेंस के स्क्वायर के रिवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये तीन कंक्लूजन आपके न्यूटन ने केपलर के जो लॉ था उससे निकाले, ठीक है। तो इसमें ये तीनों कंक्लूजन आ गए और उसके बाद जो न्यूटन ने बोला कि सन जो है, सन को हम एक मास मान सकते हैं। ग्रेविटेशनल क्या है, ग्रेविटेशनल का मतलब होता है कि पूरे जो ब्रह्मांड है, पूरा जो यूनिवर्स है, उसमें कोई भी दो आपके मास हैं, दो पार्टिकल हैं, तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यही बोला था, है ना, यही है गुरुत्वाकर्षण। तो उसमें न्यूटन ने बोला कि सन को हम एक मास मान सकते हैं और जो प्लेनेट है उसको दूसरा मास मान सकते हैं। दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसी को न्यूटन ने बोला कि यही क्या है, गुरुत्वाकर्षण का नियम। यानी कि गुरुत्वाकर्षण जो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, गुरुत्वाकर्षण का ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, उसी से एक सेंट्रीपिटल फोर्स हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो यही आपका न्यूटन ने कंक्लूजन निकाला था, यहीं से न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम भी निकला था। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। तो ये क्लियर हो गया ना, न्यूटन ने ये कंक्लूजन निकाले आपको। पहला तो मास के प्रोपोर्शनल होगा, दूसरा कि वो सन जो है, सन की ओर जो प्लेनेट है, प्लेनेट अगर घूमते हैं तो उसकी जो डायरेक्शन होती है सन की ओर होती है, और जो सन की ओर एक क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्र बल लगता है। और तीसरा ये बताया था कि सन से जो डिस्टेंस है उसकी प्लेनेट की, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। क्लियर हो गया। तो ये आपका केपलर के नियमों से न्यूटन ने क्या क्या कंक्लूजन